देखो पहले लीनियर मोमेंटम बता दो, लीनियर मोमेंटम होता क्या है, ये डिवाइस करा देना, पढ़ चुके हो मैट्रिक में। लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपको बताता है कि किसी भी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा दो तो उसका मोमेंटम निकल कर आता है, वो कहलाता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इफ m be the mass and v be the velocity of the body, तो मोमेंटम को पी से जाहिर स्मॉल पी से जाहिर करते हैं, और बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर मास स्केलर है जबकि वेलोसिटी वेक्टर है, यहाँ वेलोसिटी ली जाती है। ठीक है, यहाँ स्पीड नहीं ली जाती, वेलोसिटी ली जाती है। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा यूनिट में बताया था मोमेंटम का मास की यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वेलोसिटी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। फिर हमने इसको कन्वर्ट किया था न्यूटन सेकंड आया था, ऐसे आया था पता था, सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया था हमने, तो ये बन गया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, और सेकंड मल्टीप्लाई वो बोला सेकंड एक और एक्स्ट्रा सेकंड वो मल्टीप्लाई न्यूटन सेकंड बन गया था। ठीक है, यहाँ तक तो लीनियर मोमेंटम था, मैट्रिक की चीज़ थी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये मैं बाद में बताऊँगा, डायमेंशन किस समय निकलती है, वो सबकी अलग अलग निकली। चैप्टर 1 में तमाम डायमेंशन बताई हुई है, तो हम कैसे डायमेंशन किसी निकालते हैं। ठीक है, अब हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वही है हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ द बॉडी। बोलते हैं किसी बॉडी पर अगर कोई फोर्स लग रही हो, ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स लग रही हो, किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रही हो, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। कुंडी लगाओ, आदि कुंडी लगाओ। बोला किसी बॉडी पे अगर फोर्स लग रही है, वो फोर्स किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उस बॉडी में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसके बराबर होती है। तो हम देखने जा रहे हैं कैसे बराबर होती है। तो बोला कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, मास की बॉडी है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v1, इनिशियल वेलोसिटी v1 है। लेट अ फोर्स x इन द बॉडी, अभी ये बॉडी रुकी हुई है, अब इस तक फोर्स लगती है, f फोर्स लग रही है। जैसे f फोर्स लगेगी तो ये बॉल मूव करेगी, आगे जाएगी। ठीक है, तो लेट अ फोर्स x इन द बॉडी, ठीक है, फॉर टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टाइम लगेगा कुछ डेल्टा टाइम t, जिसमें वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, आफ्टर विच फाइनल वेलोसिटी vf हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी vf हो जाएगी। पहले इनिशियल वेलोसिटी vi थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, कितनी थी, 0 थी ना, वो रुकी हुई थी ना बॉडी। आपने जब फोर्स लगे तब वो मूव किया ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, यानी vi 0 हो जाएगी। तो जैसे आपने उसका फोर्स लगा दिया, आपने उसका फोर्स लगाया तो आप ये मूव करती जाएगी, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी vf हो गई। तो vf हमको नहीं पता कितनी होगी, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी को पता वो 0 होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे अब इनिशियल लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और इनिशियल को पी आई से जाहिर करेंगे। तो इनिशियल हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, मास जब इसको फोर्स लगाएंगे तो मास में फ़र्क पड़ेगा, मास में कोई फ़र्क पड़ेगा, मास में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, जब मूव करी तो बॉडी जो मास यहाँ पर होगा वो वहाँ पर भी मास वही होगा। वेलोसिटी में फ़र्क पड़ेगा ना, पहले वेलोसिटी 0 थी, रुकी हुई थी बॉडी, जब अपना फोर्स लगाए तो वेलोसिटी चेंज होगा, वी आई से वी एफ हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। तो हम कह रहे हैं इनिशियल लीनियर मोमेंटम जिसको पी आई जाहिर कर रहे हैं वो बराबर होगा मास और इनिशियल वेलोसिटी वी आई, इनिशियल लीनियर मोमेंटम। अच्छा, फाइनल लीनियर मोमेंटम पी एफ से जाहिर करना है, पी एफ फाइनल मोमेंटम को जाहिर कर रहे हैं, मास वही रहेगा, वो हो गया वेलोसिटी हो जाएगी वी एफ हो जाएगी। अब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम बी एफ हो जाएगा। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी वी आई थी, मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम बी आई था। समझ आ रहा है ना। अब चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज कैसे निकालते हैं, पी एफ माइनस पी आई करेंगे, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर देंगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाता है। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं, वी एफ माइनस वी आई करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी आता है। इसी तरह फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, पी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, पी आई। तो डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा का मतलब चेंज और डेल्टा के आगे जो चीज़ लगी उसमें चेंज। डेल्टा पी का मतलब मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पी एफ माइनस पी आई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ के एफ इक्वल टू एम ए के बराबर होता है, क्योंकि आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई ना, तो फोर्स का सिस्टम तो करेंगे आप, एफ इक्वल टू एम ए, तो एफ इक्वल टू एम, मास तो वही सेम रहेगा, मास तो चेंज नहीं हो रहा था ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है सिर्फ, तो मास तो वही रहेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी, ये होता है ना एक्सेलरेशन का फार्मूला, बी एफ माइनस वी अपॉन टी। ठीक है, सही डेल्टा टी है और मसला नहीं, आप डेल्टा टी नाम ही लिखो तो कोई मसला नहीं है, डेल्टा टी नाम लिखो, बस चेंज नहीं बोला कितना टाइम है। अभी इस वक्त टाइम कितना था, 0 था जब आप मूव नहीं कर रहा था। अब जैसे हमने धक्का दिया टाइम स्टार्ट करना शुरू हुआ, तो अगर आप डेल्टा टी इनिशियल T1 कितना होगा, 0,
जब ये बॉल रुकी हुई थी तो T1 कितना होगा? 0। अभी हमने फोर्स लगाई नहीं, हमने स्टॉप वॉच भी रोक के रखा हुआ है, तो T1 हो गया 0। अब जब ही हमने फोर्स लगाई इसकी वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो गई, वेलोसिटी VI से VF हो गई। अब हमने टाइम काउंट करना शुरू किया, टाइम करना जब यहाँ तक पहुँची तो मिसाल के तौर 5 सेकंड हो गए थे। तो अब डेल्टा T क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, तो 5 माइनस 0 5 ही रहा, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। हम डायरेक्ट T लेते हैं तो वो भी 5 ही लेते हैं, या डेल्टा T लेंगे वो भी 5 ही आ रहा है हमारे पास। तो T लो या डेल्टा T लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस केस में जब वो रुकी भी थी, इस केस में जब वो रुकी भी थी, तो इसमें डेल्टा T लो के फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखो T2 भी 5 आ रहा है और डेल्टा T भी जो हमारा 5 ही आ रहा है, यानी T अगर लो तब भी 5 आएगा और डेल्टा T लो तब भी 5 ही आएगा। इस केस में जब वो रुका हुआ था, इस केस में अगर ये पहले से किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, फिर बाद में आपने फोर्स लगाया, फिर उसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई, तो उसमें फिर टाइम का आएगा, उसमें आप देखेंगे डेल्टा T लेना है कि T लेना है। इस केस में तो डेल्टा T और T तो सेम है हमारे पास। तो F=ma होता है, एक्सेशन का फॉर्मूला VF माइनस VI अपॉन डेल्टा T हमने ले लिया। तो F मल्टीप्लाई करा तो M को VF से MVF माइनस M को VI से MVI अपॉन डेल्टा T हो गया। MVF किसके बराबर होता है? VF का फाइनल मोमेंटम, ठीक है। शेड देखो हमारे घर से MVF क्या होता है? PF होता है ना फाइनल मोमेंटम, माइनस MVI कितना होता है? इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, डिवाइड बाई डेल्टा T। और PF माइनस VI क्या होता है? PF माइनस चेंज इन मोमेंटम ना, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो फोर्स बराबर हो गया डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो फोर्स बराबर हो गया, हम कहते हैं फोर्स बराबर। अब डेल्टा P क्या है? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी चीज़ में चेंज अगर आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बन जाता है? रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर आ रहा है? फोर्स के बराबर। अभी बात समझ। तो रेट ऑफ चेंज अगर सिर्फ डेल्टा P बोलोगे तो क्या कहलाएगा? ये चेंज इन मोमेंटम। लेकिन डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बोलोगे तो क्या कहलाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ आ रही है? जब भी किसी चीज़ में रेट का लफ्ज़ लग जाता है ना तो उसमें टाइम आ जाता है। अगर सिर्फ डेल्टा P बोलोगे तो चेंज इन मोमेंटम, लेकिन डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बोलोगे तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो ये किसके बराबर आ गया? फोर्स के बराबर आ गया। ये हमने रिलेशन निकाला है फोर्स का और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बराबर आ गया फोर्स इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये इक्वेशन होगा, ये इसका एक्सप्रेशन हो गई। ये हमने वो कर देंगे वर्ड में, वर्डिंग में हमने बयान कर दिया। समझ आएगी? ये फार्मूला हो गया और ये वर्डिंग में हमने बयान कर दिया। समझ आई बात? ये टॉपिक आपका ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल पिक्चर करवा देता हूँ आपको, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करवाना चाहूँगा क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत टाइम लग जाता है, हमारा चैप्टर रह जाएगा। अब यहाँ तक ये पिछला जो है अब तो आपका काम क्या है, यहाँ से यहाँ तक आप अपना रीड करके आना। इतना कोई अगर चीज़ भूल गए हो या फिर समझ में आई तो पूछ लेना। अदरवाइज ये आपका जो मैट्रिक का सारा टॉपिक है ये आता नहीं है आपको। फर्स्ट ईयर में नहीं आता। फर्स्ट ईयर में यहाँ से आपका आएगा, ठीक है। समझ आ रही बात है? और ये भी टॉपिक रीड करके आना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये पूरा मैट्रिक का टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ है, मैट्रिक का टॉपिक है। देखो यही डिक्वेशन निकली थी आखिर में M1 U1 + M2 U2। इसका अगला टॉपिक जो यहाँ से पढ़ाऊंगा मैं। ये आप रीड करके आओगे तो पिछला पूरा रीड करके आओगे, इसमें कुछ समझ में नहीं तो बताऊँगा, ठीक है। अब आप चल रहे न्यूमेरिकल के ऊपर, इसमें कहावत है, पढ़ाओ बताओ कहावत है। ये कर लिए थे वाला A + B मैंने कर लिए थे। ये आंसर आ गया था, इन्होंने आंसर दिया, इन्होंने ये आ गया था, आंसर आ गया था। अच्छा ये वाला न्यूमेरिकल मैं आखिर में करवाऊँ, ठीक है। ये भी तो मैं जल्दी समझ, पहले मैं वेक्टर वाले सारे करवा देता हूँ। ये करवा रहा हूँ, फाइंड आउट बैठिए। देखो अब बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन, एक वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, हमें एंगल निकालना है। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, क्या निकालना है? एंगल निकालना है, ठीक है। तो हमें फार्मूला पता है, हमें पता है A डॉट B बराबर AB cos थीटा। किसी भी दो वेक्टर से हम एंगल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? अब तक हमने कोई देखा किसी भी दो वेक्टर से एंगल कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर दिया हो जब एंगल निकालने तो मैं क्या कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं? चलो देख लो। वी नो डैट, पिछले किसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कोई दो वेक्टर दिया हो इस टर्म में, एक्स वाई जेड आई जे के टर्म में कोई वेक्टर दिया हो,
उस समय एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हमें निकालने का दिया हुआ है, हमें यहाँ एंगल दिया हुआ है, ठीक है, हमें एंगल निकालना नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें 2 वेक्टर दिया हुआ था और हमने एंगल हमें बता दिया था, तो इसमें मज़ीद दूसरी चीज़ें थी, इसमें हमें वो निकालना था, रिजल्टेंट निकालना था, ठीक है। ये देखो ये वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर 15 यूनिट्स का दिया हुआ और एंगल हमको दिया हुआ है, तो ये अपने कंपोनेंट निकालने थे। यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं निकालना था, यहाँ पर 2 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और मैं मालूम क्या करना था, जब डिटर्मिन पी क्यू इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू रिजल्टेंट निकालना था हमें, पी दिया हुआ था, क्यू दिया हुआ था और रिजल्टेंट हमको निकालना था, ठीक है, एंगल ही निकालना था। यहाँ पर 2 वेक्टर, एक फोर्स का वेक्टर है, दूसरा फोर्स का वेक्टर, हमें एंगल हमको दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारे पास अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारा टॉपिक आ गया है, तो ये हम उसको देख लेते हैं। तो अब देखो आपको, अगर आपको किस तरह कोई 2 वेक्टर आपको दिया जाए, आपको 2 वेक्टर दिया, ए वेक्टर आपको दिया हुआ ये, बी वेक्टर दिया आपको ये, उन दोनों वेक्टर दरमियान आई जे के की फॉर्म में अगर दिया जाए, अगर 2 वेक्टर आई जे के की फॉर्म में, दूसरा वेक्टर आई जे के फॉर्म में, दोनों वेक्टर दिए, उनके दरमियान आपको एंगल निकालना हो, ठीक है, शाबाश, ये अच्छा किया, ये लेकर आ गए। तो हमें उनके दरमियान एंगल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है 2 वेक्टर दरमियान में एंगल निकालना हमें पता है, ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ए डॉट बी बोलते ए बी कॉस थीटा, और ए, ठीक है, तो थीटा क्या होता है कि ए और वेक्टर और 2 वेक्टर हैं, इनका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये पढ़ा था ना, ए वेक्टर आपका यूँ दिया हुआ, ए वेक्टर यूँ है, ठीक है, बी वेक्टर यूँ है, ठीक है, तो इन 2 वेक्टर का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए नहीं होता, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट की बात थोड़ी हो रही है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट की बात नहीं हो रही ना, एंगल की बात, हाँ एंगल की बात हो रही है। यहाँ बोले ए वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी है, उनके दरमियान एंगल है कि थीटा, ये आपको निकालना है। तो हमारे पास हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था ना फार्मूला, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा और ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, पढ़ा था ना ये, ए बी कॉस थीटा और ए बी साइन थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब आपको कॉस थीटा को यहीं पर रखो तो ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी हो जाएगा, ए बी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ए डॉट बी किसके बराबर होता है? तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, ये कर चुके ना ये मल्टीप्लाई 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई कराओगे सबको, ठीक है। तो ए यहाँ पर मैं सॉल्व करोगे, आई डॉट आई क्या हो रहा होता है, क्योंकि हम क्या करें, आई डॉट आई को स्केलर है ना ये डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 12, 6 और 2 हो जाएगा। समझ आ रही है? अब ये टॉपिक चूँकि आपने नहीं पढ़ा है ना, तो ये आपने हो सकता है कन्फ्यूजन हो। अब जो मैं नया चैप्टर 3 स्टार्ट जो करवाया वो आपको पूरा आ जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ से यहाँ अभी मैं समझा रहा हूँ, अब थोड़ा बहुत इनसे ये हिंट ले लेते रहना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। शाबिर से बोलोगे अभी पढ़ा रहा है, फर्स्ट ईयर पढ़ा रहा है, मैट्रिक पढ़ाई थी, फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा रहा है, क्यों? तुम लोगों ने बात नहीं की है? नहीं तुमको नहीं, इसको लोग मैट्रिक में पढ़ाया था शाबिर से, इसमें कह रहा था फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो अच्छी बात है। तो ये उससे अगर वो पढ़ा रहा हो तो उससे पिछला वो कवर करवा लेना उससे, नहीं तो मैं फिर करवा दूँगा, ठीक है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो ये तो हमारा फार्मूला था, ये 2 वेक्टर थे, 2 वेक्टर के दरमियान एंगल है थीटा, ठीक है। तो आपको एंगल थीटा निकालना था, तो हमें ये फार्मूला था, ए 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा था और डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हमने फार्मूला लगाया, तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब कॉस थीटा निकालना हो तो हमें क्या निकालना, ए डॉट बी निकालना होगा और वेक्टर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी होगी, तो उनको मल्टीप्लाई कराना होगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस थीटा निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें साइन थीटा के फार्मूले लग सकते हैं, यहाँ पर क्या फार्मूला क्या हम लगा सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा रख सकते हैं यहाँ पर। क्यों डॉट प्रोडक्ट क्यों रखेंगे? डॉट प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं हम? हमारे पास 2 फार्मूले थे ना, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा और एक और भी तो था ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? पढ़ा था ना ए डॉट बी ए बी साइन थीटा, तो हम क्रॉस क्योंकि वो क्यों नहीं यूज़ करें? देखो उसमें हम बताया था हमने, आई डॉट आई किसके बराबर होता है? डॉट प्रोडक्ट में 1 के बराबर होता है ना, लेकिन उसमें अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा होता,
क्रॉस प्रोडक्ट में जब मैं ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा वाले फार्मूले की बात कर रहा हूँ, Yes. अगर वो होता तो वहाँ आई डॉट आई क्या किसके बराबर आ रहा था, जीरो के बराबर आता, जीरो के बराबर, ये पूरी चीज़ जीरो हो जाती, Yes. ये पूरी चीज़ जीरो हो जाती, Yes. तो हमारा आंसर ही ना निकल पाता। Yes. समझ आ रही बात ये? Yes. तो हमें तो बेसिकली एंगल निकालना है ना ये। Yes. अगर फर्स्ट करो ये पूरी चीज़ जीरो हो जाए, ठीक है, तो अच्छा फर्स्ट करो इस केस में जीरो होती है, तो इस तरह हम कोई भी वेक्टर लें तो एक क्रॉस में सबको सभी जीरो आएगा। Yes. तो इसका मतलब किसी भी वेक्टर की तो मैंने एंगल नहीं निकल नहीं सकता क्या? इसका मतलब इसीलिए एक क्रॉस डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लेंगे, Yes. क्रॉस प्रोडक्ट वाला फार्मूला नहीं लेंगे। यस समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। बताया था ना, ए क्रॉस डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई डॉट आई का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 के बराबर आता है। 1 के बराबर। जे डॉट जे 1 के बराबर, के डॉट के 1, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आई डॉट आई Zero. 0 के बराबर हो जाता है। तो 0 से जब 12 मल्टीप्लाई कराओगे 0, इससे 0 मल्टीप्लाई कराओगे 0। Yes. तो अब कोई भी वेक्टर आपको ए भी दे दिया जाए और आप साइन का लगाओगे, सब ऑटोमेटिकली 0 ही हो जाएगा। Yes. तो सबका आंसर का मतलब एंगल ही नहीं निकलेगा। Yes. एंगल तो होगा ना कुछ, इसलिए हम क्रॉस वाला लगाते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। Yes. ठीक है, यस सर। तो अब ये हो गया, तो हमने क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है, और ए डॉट बी हमने निकाल कर आ गया हमारे पास। यस सर। देखो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, लेकिन आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट ये बराबर होता है 0 के। ठीक है, अगर ये डॉट प्रोडक्ट सारी बातें हो रही हैं, Yes, sir. ये हमें यहाँ पर क्या आई डॉट आई निकालना था ना, Yes, ये sir. 1 के बराबर आ गया। यस अब क्या निकल, ये ऊपर वाली चीज़ निकल गई, Yes. ए डॉट बी निकल गई, वेक्टर अब क्या निकाला, ए वेक्टर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है। Yes, sir. मैग्नीट्यूड तो पता कैसे निकलता है, Yes, sir. ए वेक्टर दिया हुआ, ये रहा ए वेक्टर दिया हुआ आपको, यस सर। उसकी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये करते हैं ना Yes, मैग्नीट्यूड yes, निकालने के लिए। पहले वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने निकाल ली इस तरह करके, इधर निकल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, Yes. इनको सॉल्व कर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इनको सॉल्व करना तो आता है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड यस सर। 3 आ गई। अब बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, वो भी इतनी निकलेगी, BX बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, बी एस के 6 का स्क्वायर Yes, sir. माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का Plus 2 का स्क्वायर, square. इनको सॉल्व करो तो आंसर आ गया 7। Seven. ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 7। अब ये क्वेश्चन उतारो दोबारा, अब यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली। Yes, sir. कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी क्या निकल कर आया आपका 4 डिवाइडेड बाय ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 7। लिख लिया आपने, यस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 4/21। ठीक है, 4/21 करोगे 0.190। Yes, sir. तो इसका थीटा इधर है तो कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो 0.90 कॉस इनवर्स निकालोगे तो 79 निकालो था, कल इनवर्स क्या निकल के आ रहा है। आप भी करोगे कैलकुलेटर से, कोस इनवर्स 0.190 का कॉस इनवर्स निकालो। 0.1